This is Rudra Prakash Sharma and I welcome you all on Unacademy platform. दोस्तों हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं इस टॉपिक के ऊपर और लास्ट में जो हमने क्लास डिस्कस की थी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। जो भी साथी नए जुड़े हैं उनको भी मैं पिछली क्लासेस का जो है रिवीजन कराऊंगा। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं जो जरूरी हैं किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए, वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। और जो भी चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करूं उस पर आप पूरी तरीके से बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी लाइफ में उसी तरीके से तैयारी की है। आई होप कि जो भी तरीके से मैंने तैयारी की है आप उस तरीके से तैयारी कर पाएं। और मैं आपको अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, खासकर जो साथी नए जुड़े हैं उन्हें। दोस्तों मेरा नाम रुद्र प्रकाश शर्मा है और RS 2016 में मेरी 39th रैंक थी। वहीं RS 2013 में 244वीं रैंक मेरी रही। 2013 में मुझे CDPO की पोस्ट मिली, RS 2016 में मुझे RPS की पोस्ट मिली। इससे पूर्व भी मैंने RS 2012 का इंटरव्यू दिया है और अन्य एग्जाम्स भी मैंने क्वालिफाई की हैं। जैसे SSC में मेरी 85 रैंक थी CGL के अंदर हाई इंद्र, और SBI PO में मेरी 85th रैंक थी। SBI PO मैंने 1 साल सर्विस की और उसके बाद में मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में था, और SBI से पहले मैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था। सो ये मेरी जो है छोटी सी अचीवमेंट्स हैं। और UPSC भी मैंने दिए 4 बार मुख्य परीक्षाएं, बट आई कुडंट गेट थ्रू। सो फेल्योर्स भी हैं, सक्सेस भी है। तो मैं आपके साथ में सिर्फ वही बातें बताऊंगा जो चीज़ मैंने की है लाइफ में, कोई मनगढ़ंत बातें नहीं। जस्ट बिकॉज मेरा सिलेक्शन हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी बताऊं, तो कुछ भी चलेगा भी नहीं। तो जिस तरीके से मैंने तैयारी की है वो तरीका मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, और मुझे आशा है कि आप भी उसी तरीके से तैयारी करेंगे और कुछ लाभ अगर आपको मिले उसमें से तो ये मेरा सौभाग्य होगा। तो दोस्तों हम प्रोसीड करते हैं अपने इस सेशन की तरफ। और लास्ट में जो सेशन मैंने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हमें RS एग्जाम की तैयारी करनी है, उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा। आज मैं कुछ टिप्स शेयर करूंगा कि किस प्रकार से हम RS मुख्य परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन जो साथी आज ही मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा कि किस प्रकार से हमें अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। नॉर्मली जब मैं क्लास लेता हूं तो मैं कुछ कोड्स का इस्तेमाल करता हूं। अभी तक मैंने वो डिस्कस नहीं किया था पिछली क्लासेस में कि मैं वो उदाहरण या जो कोड्स हैं हिंदी के विशेषकर उनका इस्तेमाल क्यों करता हूं। तो मैं वो भी आज आपके साथ में शेयर करूंगा, क्योंकि इन कोड्स का इस्तेमाल आपको RS मुख्य परीक्षा में करना है। विशेषकर जो आपका पेपर 4 है, हिंदी का जो पेपर है, उसमें आपको इन कोड्स का इस्तेमाल करना है। पल्लवन जब आप लिखें, वृद्धिकरण आप जब लिखें, या फिर निबंध जब भी आप लिख रहे हैं, तो ऐसे जो कोड्स हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक कोड 2016 में पूछा गया था कि जो हमारी जो भाषा है हिंदी, तो उसके ऊपर जो है निबंध आया था 2016 RS मेंस में। तो निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है के शूल। ये चीज आप वहां लिख सकते थे, तो वो थोड़ा सा ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, थोड़ा सा, क्योंकि राजस्थान में इस प्रकार का पैटर्न है तो आपके RS मुख्य परीक्षा में ज्यादा अच्छे मार्क्स इस तरीके से आएंगे। तो मैं जब भी कोई भी क्लास मेरी लूंगा या जिसमें भी मैं डिस्कस करूंगा तो मैं डिफरेंट कोड्स जो है बोलता रहूंगा जो आपके भी काम में आएंगे। मैं उनको लिखवाऊंगा भी साथ के साथ में जो भी आपके काम के हैं। इसके अतिरिक्त जो अभी इस सेशन में जो भी साथी हैं उनसे मैं यही जो है बात कहना चाहूंगा कि आप अपने बेसिक्स को मजबूत रखें और साथ में जो नई जो चीजें हैं उनको भी शामिल करते रहें। तो लास्ट क्लास में भी मैंने बात की थी कि हम किस प्रकार से हमारी जो है तैयारी उसको अंजाम दे सकते हैं। आप में से कुछ साथी इंग्लिश मीडियम के होंगे, तो अगर कोई इंग्लिश मीडियम का है तो इन बिटवीन हाथ अपना उठा सकता है। अभी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं आजकल तो जो है। तो आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप ये जो है टाइप करके मैसेज में डाल सकते हो। मैं आपको जो है प्रयास करूंगा उनको सॉल्यूशन देने का। इसके अलावा मेरा जो खुद का जो मीडियम था वो इंग्लिश था, लेकिन मैं आपको हिंदी में ही जो है सारी चीजें बताऊंगा। इंग्लिश वालों को अलग से मैं जो है इसी में जो है सेशन में बात करूंगा कि आप जो है हिंदी इंग्लिश के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि हमारा जो ये टेस्ट है वो नॉलेज का टेस्ट है, लैंग्वेज का टेस्ट कहीं पर भी नहीं है। तो आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान दें, आपको हिंदी से ही स्टार्ट करना है। विशेषकर राजस्थान के संबंध में मैं बात कर रहा हूँ।
अगर हम इंडिया लेवल पे देखें, जो भी स्टैटिक जीके है वो इंग्लिश में भी उतनी ही मात्रा में उपलब्ध है, इनफैक्ट ज्यादा है इंग्लिश के अंदर हिंदी के मुकाबले। राजस्थान के संबंध में थोड़ा सा एडवांटेज हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों को है, क्योंकि हिंदी में आपके पास स्टडी मटेरियल रेडीली अवेलेबल होता है, थोड़ा सा ऑथेंटिक है वो। तो आप जब अपनी तैयारी स्टार्ट करें, तो मैंने लास्ट टाइम भी यही आपसे बात की थी कि आप जो है क्वेश्चन बैंक से अपनी तैयारी स्टार्ट करें। पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र हैं उनके ऊपर आप विशेष ध्यान दें। पिछले सालों के जो भी प्रश्न पत्र आए हुए हैं उनके आप ऊपर वर्कआउट करें। शुरू के 20 से 25 दिन तक आपको सिर्फ वही पढ़ना है, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स। और कौन से क्वेश्चन पेपर, केवल आरएएस के नहीं, मैं यहाँ पर आरपीएससी की सभी एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ जो ऑब्जेक्टिव टाइप में होने वाली है, तो ऑलमोस्ट सेम ही पैटर्न रहता है। तो आप जो पिछले सालों के प्रश्न पत्र हैं, ध्यान दें, मॉडल प्रश्न पत्र हमें नहीं लेने हैं। जो आए हुए प्रश्न पत्र हैं, चाहे वो कांस्टेबल में आए हो, चाहे आरएएस में आए हो, चाहे वो थर्ड ग्रेड में हो, सब इंस्पेक्टर में हो, या जो है आपके वो पटवारी में आए हो, सब में सबके जो क्वेश्चंस है आपस में रिपीट होते हैं। और ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि जो पटवारी में आया है वो आरएएस में नहीं आएगा, या जो कांस्टेबल में आया हुआ है वो सब इंस्पेक्टर में नहीं पूछा जाएगा। इनफैक्ट हो सकता है कांस्टेबल में टफ आ जाए, सब इंस्पेक्टर वाले में आसान आ जाए, आरएएस में आसान आ जाए और पटवारी वाले में टफ आ जाए। तो क्वेश्चन जो है आरपीएससी के, मैं बता दूं, एक क्वेश्चन बैंक उनकी होती है, तो उसमें से वो रैंडमली प्रश्न पूछते हैं। कुछ जो प्रश्न होते हैं करंट अफेयर से संबंधित वो नए होते हैं, कुछ जो है प्रश्नों को वो अलग से लेके आते हैं। खासकर संस्कृति से संबंधित जो प्रश्न है, एक या दो प्रश्न आपका हमेशा अलग से दिखाई देगा उसके अंदर। तो हमें एक्सेप्शनल या अपवादों में नहीं पढ़ना है। जो अपवादों की चिंता करते हैं उनका सिलेक्शन भी नहीं होता है, ठीक है। एक्सेप्शनल चीजों के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना। सामान्य चीजें जो होती आई हैं एग्जाम्स में, हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट आपको भी जो है ये मान के चलना है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप नहीं कर पाएंगे, तो आप अज्यूम करके चले। जब आप कोई भी पेपर या कोई भी प्रश्न पत्र अपियर करने जा रहे हो जिसके अंदर, तो आप ये ध्यान रखें कि कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो हम नहीं कर पाएंगे, तो उसमें आपको ज्यादा टेंशन नहीं करनी है, कोई भी नहीं कर पाता। मैंने अपने आरएएस 3 के मार्क्स आप लोगों के साथ में शेयर किए थे, तो मैंने आपको बताया था कि 2012 से जब मैंने स्टार्ट किया, तो 2012 आरएएस में मेरे जो है 281 मार्क्स थे आउट ऑफ 400, और कट ऑफ अपना 218 के आसपास था उस साल। देन मेरे जो है 2013 आरएएस के अंदर 105 मार्क्स थे, और कट ऑफ उस साल था 61। और आरएएस 2016 के अंदर जो है मेरे 125 मार्क्स थे, और उस वक्त जो कट ऑफ था वो था 78। तो ऑलमोस्ट 150% जो है कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। और उसका रीजन ये नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ या मैंने बहुत ज्यादा डीप में राजस्थानी को पढ़ा हो, लेकिन कुछ चीजें मैंने जो है निर्धारित की हुई थी कि उनके ऊपर मैं विशेषकर जो है ध्यान रखूंगा। खासकर जो नए विद्यार्थी हैं जो अभी जुड़े हैं, तो उनको ऐसा लगता होगा कि राजस्थान में कोई एग्जाम पास करनी है तो हमें राजस्थान का एक विशेषज्ञ होना है या पीएचडी करनी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजस्थान के एग्जाम्स को पास करने के लिए या आरएएस जैसे एग्जाम्स को पास करने के लिए आपको कहीं पर भी विषय का विशेषज्ञ होना आवश्यक नहीं है। सामान्य चीजें आपको पता होनी चाहिए। इनफैक्ट हर एक सब्जेक्ट की सामान्य चीजें आपको पता है तो आपका सिलेक्शन श्योर है। बनस्पत इसके कि आप एक सब्जेक्ट को पकड़ लें और उसी को रगड़ते रहे, तो सिलेक्शन के चांसेस कम है। मैंने बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को देखा है जो महाराजा गंगा सिंह की ही जीवनी पढ़ते रहे अपने पूरे जीवन भर, और उनका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उनके ऊपर वैसे भी 2-3 किताबें लिखी हुई है, या महाराणा कुंभा के ऊपर जो है 2-3 किताबें लिखी हुई है। आपको ऐसा नहीं करना है। महाराणा कुंभा के बारे में जितनी जानकारी पूर्व में एग्जाम में पूछी गई है, लगभग वही अब पूछी जाने वाली है। नए महाराणा कुंभा नहीं आए हैं, जो इतिहास में है वही महाराणा कुंभा है, वही महाराजा गंगा सिंह है। उनसे संबंधित अगर कोई नई चीज पूछी जाएगी ना, आप ये मान के चले, वो आप नहीं कर पाए तो कोई और भी नहीं कर पाएगा। और आपको 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं। जो 100% प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं उनका सिलेक्शन भी नहीं होता है। तो आप इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एग्जाम्स में अपीयर हो और उसके अनुसार ही तैयारी करें। तो मैंने आपसे चर्चा की कि पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र हैं, मॉडल प्रश्न पत्र बिल्कुल ना लें। पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र हैं, पिछले 20 साल के, वो आप लें, और उसमें प्रेफरेंस आपकी कुछ भी हो सकती है। दिशा 2020 हो सकती है, गूगल आ सकती है, या अन्य कोई भी मार्केट में उपलब्ध जो भी क्वेश्चन बैंक है आप वो ले लें। दिशा वाला बेटर लगता है मुझे, तो मैंने दिशा 2020 यहाँ पर आपको रेफर किया है। मेरे पास भी वही था, और मैं सिर्फ वही किताबें आपको बताऊंगा जो मैंने पढ़ी है, या जो मुझे लगता है कि मुझे पढ़नी
चाहिए थी, और अगर इनिशियल स्टेज में कोई मेरे से बात करता तो मैं उस तरीके से आपको जो है बताऊंगा। और बाकी सभी जो किताबें हैं, जिस प्रकार से कोई नया कंपटीशन स्टार्ट करता है ना, जैसे शुरू में आरएएस की तैयारी जब हम शुरू करते हैं तो बहुत सारी इतनी मोटी मोटी किताबें ले आते हैं, ताकि एक तो उससे एनवायरनमेंट अच्छा लगता है कमरे का, दूसरा कोई बाहर से जब आता है तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई साहब तैयारी तो यही कर रहा है, लेकिन रियलिटी में ये है कि वो किताबें काम ही नहीं आती हैं। और बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो एक ही विषय के ऊपर आपको 6-6 किताबें लिखवा देंगे और उन्होंने खुद ने जो है कुंजी पढ़ी होगी। तो मैं वो चीजों में विश्वास नहीं करता। जो चीज मैंने पढ़ी है, जिस तरीके से पढ़ी है, उसी के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, उसी को मैं आपके साथ में साझा करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन बैंक आप पढ़ें। क्वेश्चन बैंक पढ़ने का तरीका मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। आप उसको ऑडियो रिकॉर्डिंग करें खुद की। जो प्रश्न आपको लगता है कि याद नहीं हो रहा है, देखो अगर कोई भी प्रश्न पत्र है और उसमें ऐसा है 70% क्वेश्चंस पिछले सालों से रिपीट हो रहे हैं, तो फिर वो केवल आपकी और आपकी गलती है अगर उसको आप गलत करके आते हैं। तो अगर मुझे कोई ये बता दे कि ये जो एक छोटी सी बुकलेट है, ये तो बहुत मेरे पास जो है अभी सीआरपीसी की जो है पुस्तक रखी है, ये तो बहुत मोटी है, क्वेश्चन बैंक तो इसका 1/4 भी नहीं होता, ठीक है। और आप अगर उसको याद नहीं कर सकते, याद भी नहीं करना, इनफैक्ट आपको बोलना है, केवल रिपीट करें, याद तो अपने आप होगा। एक चीज को आप बार बार रिपीट करोगे ना, तो वो अपने आप कहीं ना कहीं रह जाएगा। कि आपने बड़ा सुना भी होगा, ये तो बड़ा सिंपल सा कोट है कि करत करत अभ्यास के जर में बहुत सुजान, रसरी आवाज जाते सिल पर पड़त किसान। और मेरा जो खुद का ध्येय वाक्य है वो बोधिचर्या अवतार में है कि न किंचित दस्ती तद वस्तु यद वैश्य से दुष्कर्म। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको हम अभ्यास करने के बावजूद भी प्राप्त न कर सकें, ठीक है। तो असगर गोंडवी कहते हैं, चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए, तो थोड़ी सी तकलीफ तो होगी पढ़ने के अंदर, लेकिन केवल आसानियां ही अगर होती तो सबका सिलेक्शन भी हो जाता। और सिलेक्शन उन सबका जरूर होगा जो उस मार्ग पर अडिग अविचल चल रहे हैं, जिस मार्ग पर उन्हें चलना है और उस पर चलकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। तो आप जो है चीजों को रिपीट करें, बार बार पढ़े, एक बार में किसी को भी याद नहीं होता, चाहे कितना भी ब्रिलियंट हो। और बार बार मैं यही बात रिपीट करता रहा हूँ। हो सकता है किसी को 10 मिनट में याद होता हो, किसी को 2 घंटे में याद होता हो, मुझे वो चीज 5 घंटे में याद होती है, फिर भी मैं उसमें 10 घंटे देने को तैयार हूँ। तो आप कितना डेडिकेटेड हो अपने लक्ष्य के प्रति, वो निर्धारित करेगा आपके लक्ष्य को भी, आपके जो अचीवमेंट्स को भी, आपकी उपलब्धियों को भी। तो आप अपने आप को कितना जो है अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित कर सकते हो, ये आपके स्वयं के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें आपका खुद के ऊपर विश्वास होना आवश्यक है। और क्वेश्चन बैंक पढ़ने के बाद में, जब आपने क्वेश्चन बैंक पढ़ लिया है, एटलीस्ट 20 बार आप इस क्वेश्चन बैंक से निकले, कम से कम 20 बार, एक एक प्रश्न को 20 बार देखें, ठीक है, 20 टाइम्स एटलीस्ट। और जब आप ऐसा कर लें, उसके बाद में बेसिक बुक से स्टार्ट करें। राजस्थान अध्ययन आप पढ़ सकते हो, क्लास 9 से 12 राजस्थान बोर्ड में चलती है, नई वाली भी आ रही है, पुरानी वाली भी आ रही है, जो भी बेहतर हो लगे आपको ले लो। छोटी छोटी बुक्स है, आराम से आप उनको पढ़ पाओगे। क्वेश्चन बैंक मैंने पहले आपको पढ़ने को कहा है, उसका रीजन यही है कि जब आप बेसिक बुक्स पढ़े या जो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े, तो आपको ये ध्यान में रहे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जब आप पिछले 20 सालों के प्रश्न पत्रों से गो थ्रू हो जाते हो और विभिन्न प्रश्न पत्रों से जो है आप निकल जाते हो, तो आपके पास 20 साल का अनुभव होता है। और उस अनुभव के आधार पर जब आप पढ़ने लगोगे तो आप चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। एटलीस्ट अगर वो ध्यान में भी नहीं रही वो चीजें, तो आपको इतना जरूर याद में रहेगा कि यार ये प्रश्न मैंने कहीं ना कहीं देखा है। तो आपको पता रहेगा कि यार मुझे जनसंख्या पशु घनत्व में भी पढ़ना है, जनसंख्या लिंगानुपात भी पढ़ना है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी जो है घनत्व के डेटा पूछे जाते हैं, पशु पक्षियों से संबंधित डेटा पूछे जाते हैं, मेलों से संबंधित डेटा पूछे जाते हैं, पेड़ पौधों से संबंधित डेटा पूछे जाते हैं। तो आपको वो अचरज या अचंभित नहीं लगेगा। राजस्थान में जो प्रश्न होते हैं ज्यादातर फैक्चुअल पूछे जाते हैं, इनफैक्ट डेट तक पूछी जाती है कि कौन सी योजना किस तारीख को लॉन्च की गई, किस स्थान से लॉन्च की गई, उसकी टैगलाइन क्या है और उस योजना का फंड या कॉर्पस कितना है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो आप अगर पूर्व के प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो आपके दिमाग में घर कर जाएगी, हाँ कि ये पैटर्न है आरपीएससी का। तो आपको पैटर्न का जो है बड़ा जो है ध्यान में रहना चाहिए। इसके अलावा जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, मैं आरएएस एग्जाम की बात कर रहा हूँ, फॉर दैट मैटर आप कोई भी एग्जाम आप ले सकते हो, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, उसका सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए। उसकी प्रिंट आप निकलवा लो,
आपके पास में सिलेबस होना चाहिए और उस सिलेबस की जो है बाइफर्केशन आप करके रखें टॉपिक वाइज। जैसे आरएस प्री अगर आप देख रहे हो तो उसका टॉपिक यहाँ पर लिख लिया आपने कि हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री अगर उसमें लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, तो उसके साथ में आप जो है उन टॉपिक्स को यहाँ लिखते रहे, फिर उन टॉपिक्स पर टिक मार करते रहे जैसे जैसे आपके पास में स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। 50 किताबें खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक स्टैंडर्ड बुक खरीद ले, अच्छी सी बुक जो आपको पढ़ने में सुलभ लगे। आप मार्केट में जाए, खुद पढ़कर देखें और उस बुक को लेकर आए और उसी बुक को 5 बार 10 बार जितनी बार में वो आपको ऐसा लगे कि अब मैं कंफर्टेबल हूं तब तक पढ़ते रहें। और बेटर है कि आप 50 बुकों को में से एक को भी नहीं देख पाओ, इससे बेहतर है एक ही बुक को आप 20 बार पढ़ लो। तो इस तरीके से आप अपना सिलेबस का एक चार्ट बनाकर, और जब तक पूरा सिलेबस कवर नहीं हो जाए तब तक उसको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं हो कि एग्जाम में आप देखो फिर कहो अरे यार ये भी एग्जाम में था, ये भी था मेरे सिलेबस में, मुझे तो पता ही नहीं था। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद आप जो है राजस्थान के संबंध में जो स्टैटिक बुक्स आती हैं तो उसमें लक्ष्य राजस्थान जो है नॉर्मली पढ़ते हैं, और एक राजस्थान पनोरमा है। राजस्थान पनोरमा थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव टाइप की है, और इसके अंदर जो है आप अगर देखें तो जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें हैं गोपीनाथ शर्मा की हो, जैसे नीरज की हो, वो भी इसमें सम्मिलित की हुई है। तो आपको वो जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हैं वो नहीं पढ़नी है, उनको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। देखो बहुत सारी पुस्तकें आप जैसे ना पुराने टाइम पे जब हम आईएएस की या आरएस की तैयारी करते थे तो लोग बाकी कहते थे कि न्यूज़पेपर पढ़ो, आप न्यूज़पेपर, तो आप द हिंदू पढ़ते होंगे, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते होंगे या अन्य जो भी न्यूज़पेपर्स हैं उनको रेफर करते होंगे। लेकिन वास्तविकता में आज के जमाने में अगर आप न्यूज़पेपर वैसे अगर न्यूज़ के लिए पढ़ रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन केवल नॉलेज के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है अब की टाइम में। और उसका रीज़न ये है कि सब चीज़ का जो रेडीली मटेरियल है वो अवेलेबल है। जैसे न्यूज़पेपर का क्रक्स आपको अनअकैडमी पर नोट्स के रूप में मिल जाएगा, आपको इनसाइट आईएएस पर मिल जाएगा, विजन आईएएस के ऊपर मिल जाएगा। तो आप अनावश्यक क्यों, जो चीज़ 5-5 घंटे में आप पढ़ोगे, अगर 10 मिनट में उसका क्रक्स आपको मिल रहा है तो वो ज़्यादा आसान है। आप अपना टाइम सेव करें, स्मार्ट तरीके से तैयारी करें, वो ज़्यादा बेहतर है। आप बनस्पत इसके कि डेली 20-15 16 घंटे पढ़ें, उससे बेहतर है कि आप 7-8 घंटे पढ़ें या 6 घंटे रेगुलर पढ़ें और क्वालिटी चीज पढ़े। सागर, वो गागर में सागर वाली जो चीज होती है ना कि आप संक्षिप्त पढ़े जिससे ज्यादा चीजों को आप सीख पाए। तो लक्ष्य राजस्थान आप पढ़ सकते हो, राजस्थान पनोरमा पढ़ सकते हो, दोनों बुक लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी एक बुक आप रेफर कर सकते हो। गुड इवनिंग रामकिशोर। तो कोई एक स्पेसिफिक किताब जो आपको अच्छी लगती हो वो आप ले लें। इसके अलावा भी मार्केट में और सारी बुक्स हैं वो आप ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनको मैं बता दूं, जब मैंने स्टार्ट किया 2012 में तो मैं भी इंग्लिश मीडियम, इनफैक्ट मैं लास्ट तक भी इंग्लिश मीडियम में ही था, तो मैं भी इसी मेंटेलिटी के साथ में था कि यार इंग्लिश में कोई किताब खरीदनी है अपने को, तो मैं इंग्लिश में राजस्थान की किताबें खरीद लाया, नाम मैं नहीं बताऊंगा। और वो किताबें मैं जब लाया उसके बाद मैंने कई बार प्रयास किए कि मैं हिम्मत करूं कि उनको पढ़ सकूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पाई। एक तो उनकी लैंग्वेज इतनी अजीब सी थी, दूसरा वो हिंदी से डब्ड है, ज्यादातर किताबें आप देखेंगे तो हिंदी को ही कन्वर्ट किया हुआ है, हिंदी की पुस्तकों को, और ऑथेंटिक नॉलेज भी उसके अंदर नहीं है। और राजस्थानी अपने आप में इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है कि आप ये कह सकें कि आप उसको बार बार इंग्लिश में पढ़ सकें। तो बेहतर है राजस्थान को पहले आप हिंदी में सीखें, ठीक है, हिंदी भाषी क्षेत्र है राजस्थान। और ये बात समझने में मुझे जो है 1 साल लगा, 1 साल एक अटेम्प्ट खराब करने में। आपको कितना लगेगा ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप हिंदी में सीखें, उसका आंसर इंग्लिश में हम आसानी से लिख सकते हैं, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश मीडियम वालों को कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन का रेशियो ऑलमोस्ट बराबर है जो इंग्लिश मीडियम से आ रहे हैं। तो मैंने 3 बार इंटरव्यू दिए हैं इंग्लिश मीडियम से और मेरी रैंक भी अच्छी खासी रही है 2013 और 2016 के अंदर। सो आई होप कि आप लोग जो है उसी तरीके से फॉलो करेंगे। ये हमारी लैंग्वेज का टेस्ट नहीं है किसी भी प्रकार से, ये हमारी नॉलेज का टेस्ट है, और नॉलेज हमें किसी भी भाषा में प्राप्त हो सकता है। देन आप अगर जब ये हिंदी में आप पढ़ लें तो उसके बाद इंग्लिश में कोई भी बुक लिए, आरबीडी पब्लिकेशन में ज्यादा बेहतर बुक्स आती हैं, तो आप जो भी इंग्लिश में अवेलेबल राजस्थान के संबंध में हो आरबीडी पब्लिकेशन से आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित जो आपको डेटाज है वो राजस्थान के बजट और इकोनॉमिक सर्वे में मिलेंगे। अगर आप पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे, चाहे वो आरएस के हों, आरएस प्री के हों या अन्य आरपीएससी एग्जाम्स, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स के हों, ज्यादातर जो प्रश्न है वो राजस्थान के बजट और इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जाते हैं डायरेक्ट, बिल्कुल डिट्टो, वहां से जो है पॉइंट वाइज जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
हमारे टाइम पे तो 10 से 15 क्वेश्चंस तो हैं बिल्कुल बजट से थे, बिल्कुल डिट्टो एकदम सीरियल वाइज। तो काफी महत्व रखता है राजस्थान का बजट और इकोनॉमिक सर्वे। राजस्थान बजट और इकोनॉमिक सर्वे को समराइज जो है काफी साइट्स पे किया हुआ है, ऑनलाइन साइट्स पर आप देख सकते हो, अनअकैडमी पर आप उसको देख सकते हो। खुद भी बना लो तो ज्यादा बेहतर है। मैं तो खुद ही बनाता था, तो नोट्स बनाने में कहीं पर कोई हर्ज नहीं है। एक अपनी खुद की कॉपी रखे। जो नए विद्यार्थी हैं वो दो चीजों पर वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे मैंने तैयारी की तो मैं करंट अफेयर्स को जो है, एक तो ये मानता था कि करंट अफेयर्स में से अगर कुछ भी आएगा ना तो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो पुराने विद्यार्थियों को भी करना है और नए को भी करना है। तो पुराने वालों से मैं एक्सपीरियंस तो मैं कहीं खरीद नहीं सकता उनका, लेकिन करंट की चीजें तो उनको भी पढ़नी है और मुझे भी पढ़नी है। तो मैं ज्यादा अच्छे से पढूं, ज्यादा स्मार्ट वे से तरीके से पढूं और ज्यादा अच्छे स्टडी मटेरियल को रेफर करूं और खुद के नोट्स बनाकर रखूं। तो वो मैं विशेष कर ध्यान रखता था इंडियन करंट अफेयर्स के संबंध में भी और राजस्थान के करंट अफेयर्स के संबंध में भी। इसके अलावा राजस्थान का बजट और इकोनॉमिक सर्वे को मैं अलग से क्रक्स करके उनका समराइज फॉर्म में अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर रखता था। आरएस के इंटरव्यू में भी काफी प्रश्न जो है राजस्थान के बजट से पूछे जाने हैं कि किन मदों से हमें पैसा प्राप्त होता है, किन मदों में खर्च होता है। और ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आप जो है साइट से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो है राजस्थान को अगर आपको सीखना है ढंग से, यदि आपको चीजों को समझना है कि राजस्थान में कौन सी चीज कहाँ कहाँ पर है, तो आप राजस्थान को मैप्स के थ्रू जो है समझने का प्रयास करें। ड्राफ्ट मैप्स आप अपने पास में रखें। राजस्थान का पॉलिटिकल मैप आप लिए हैं, 100 के करीब जो है ड्राफ्ट मैप आप लिए हैं, और डेली जो है कोशिश करें 5 से 10 मैप्स को भरने की। शुरू में जब आप जैसे मान लो 0 लेवल से आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप डिस्ट्रिक्ट्स भरना शुरू करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है। अगर आपको राजस्थानी सीखनी है ना तो आपको उसका डेमोग्राफी सीखनी पड़ेगी कि कौन से जिले कहाँ कहाँ पर है, उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, उनकी आउटर लाइनिंग किस प्रकार से है की है, कौन सा जिला किस जिले से टच होता है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। किस जिले की सीमा सबसे ज्यादा जिलों से लगती है, कौन से बॉर्डर एरियाज में जिले आते हैं, किस जिले की आकृति किस प्रकार की है। ये प्रश्न भी जो है आरपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं प्री एग्जाम के अंदर। और इसके अलावा मुख्य परीक्षा में भी आपको ये हेल्पफुल रहने वाला है। मुख्य परीक्षा में आपको ड्राफ्ट मैप जो है बनाना है। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो कल्चर से संबंधित हो, अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, या पॉलिटी से संबंधित हो, या ज्योग्राफी से संबंधित हो, तो आप जो है एक मैप जरूर बना के रखें राजस्थान का। इस प्रकार से जो है आप ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा बुरा जैसा भी हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मेनली मोटा मोटी आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि हाँ राजस्थान जैसा कुछ हमें दिख रहा है। तो आपकी मेंस की जो कॉपी है उसमें ये बना सकते हो। और जो नए लेवल पे जो स्टार्ट कर रहे हैं वो इस तरीके से बांट कर देख सकते हैं। तो आपसे मान लो कोई प्रश्न पूछा गया है किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित, तो आप उसको यहाँ पर इंगित कर सकते हो और फिर उसके बाद उसको दर्शा सकते हो। जैसे मान लो कि आपसे पूछा गया है लूनी नदी के बारे में, तो फिर लूनी नदी के जो है आप यहाँ से नाग पहाड़ से निकालते हुए इसको रन ऑफ कच्छ में यहाँ पे जो है इसका मर्जर यहाँ दिखा दो। और इसमें जो है एक खासियत ये है कि इसकी एक जो सहायक नदी है जो कि जोधपुर से निकलती है, इसको बोलते हैं हम जोजरी। ठीक है, ये हो गई जोजरी नदी आपकी। उसके अलावा जो है मैंने कहानी बनाई थी कि सागी जो है उसकी सागाई जो है जवाई से हो गई, और जवाई को जो है एक देनी तो खीर मीठड़ी देनी थी, लेकिन उसने उसकी जो साली थी लीलड़ी, उसने जो है खारी उसको जो है खीर दे दी। तो ये जो है उसकी सहायक नदियां हैं, लीलड़ी, मीठड़ी, खारी, सागी, सागाई। तो ये जो है हमारी लूनी नदी है जो दक्षिणी राजस्थान की एक मेन नदी है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। और यहाँ पर आपने एक मैप सा ड्रॉ कर दिया, उससे आपको चीजें भी समझ में आ जाएंगी। आई होप कि जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही होंगी। और आप है ना प्रश्न पूछते रहे बीच बीच में, वो ज्यादा बेहतर है। तो मैं भी जो है ना अच्छे से बता पाऊंगा, क्योंकि ये वन वे ट्रैफिक एक तरीके का वर्चुअल टाइप की क्लास है। तो मैं ज्यादा ये नहीं समझ पा रहा कि कितने लोग हैं जो उसी लेवल पे समझ पा रहे हैं जिस लेवल पे मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो मैं आपसे बात कर रहा था सिखवाल की एक जो है पुस्तक आती है राजस्थान के मैप से संबंधित, तो वो आप ले लें। उसमें डिफरेंट जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो जनसंख्या से संबंधित हो, नदियों से संबंधित हो, इकोनॉमिक डेटा हो या पॉलिटिकल डेटा हो, सबको उन्होंने एक मैप्स के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आप उनको डेली भरें, हर रोज प्रयास करें कुछ ना कुछ भरने का। राजस्थानी जो है ना बहुत आसान है, और आरएस मुख्य परीक्षा में तो और भी ज्यादा आसान है।
आपको मुख्य परीक्षा में तो कहीं पर भी कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। क्योंकि मैं आज मुख्य परीक्षा के ऊपर भी डिस्कस करना वाला था, तो मैं आपको बताता जाता हूँ। जैसे मैं एक प्रश्न आपके साथ में शेयर करता हूँ 2013 का, आरएस मुख्य परीक्षा 2013 में गिरी सुमेल के युद्ध के बारे में पूछा गया था, उसके महत्व के बारे में पूछा गया था, या उसका क्या इंपोर्टेंस था। आपको पता है 1544 में यह युद्ध लड़ा गया था, शेरशाह सूरी और जो उसके जो सेनापति थे किनके, मालदेव के, जेता और कुंपा, उनके बीच में यह युद्ध हुआ था। तो आप उस वक्त ये मान के चलो, जब है ना, मैं फिर से एक मैप ड्रॉ कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मुख्य परीक्षा में ना जितने ज्यादा आप मैप बनाओगे ना उतना ज्यादा अच्छा है। अब देखो मेरे से बुरा तो आप बना नहीं सकते, इससे तो अच्छा ही बनाओगे आप, तो जब जितना भी अच्छा बना सकते हो उसको आप बनाएं। तो ये मैं मारवाड़ मान लेता हूँ, ये क्षेत्र, ठीक है, ये मारवाड़ है, और यहाँ का जो शासक था वो था मालदेव। और मालदेव कोई युद्ध नहीं हारा अपनी लाइफ के अंदर, इस युद्ध में भी वो हारा नहीं था, एक्चुअली वो चले गया था, है ना। तो मालदेव कोई भी युद्ध नहीं हारा, और ये मालदेव जो है अपने पिता के साथ में, आपको पता है खानवा के युद्ध में भी थे, खानवा के युद्ध में ये लड़े थे राणा सांगा की तरफ से मालदेव, और बड़े साहसी थे। उनके बारे में कहा जाता है इन्होंने जो भी युद्ध लड़े वो सारे जीते अपने टाइम पे, और इनके समय पर मारवाड़ राजस्थान की सभी रियासतों में सबसे शक्तिशाली था, और दिल्ली में उस वक्त शासन था शेरशाह सूरी का। मैं इतिहास नहीं पढ़ा रहा, वो मैं अलग से उसके ऊपर डिस्कस करूंगा, शेरशाह सूरी, ठीक है। और शेरशाह सूरी आपको पता है बड़े ही एम्बिशियस शासक थे, और कोई भी शासक ये नहीं चाहेगा कि उसके पास में उतना ही महत्वपूर्ण या उतना ही बड़ा एक और शासक हो। तो इसने क्या किया, और स्पेशली क्या है कि इनका जो रास्ता था, आपको पता है समुद्र के रास्ते ही बाहर भी व्यापार करते हो, या फिर दक्षिण में इनको जाना हो तो गुजरात में अगर इनको जाना है तो वो रास्ता मारवाड़ के होकर ही जाता था। और मारवाड़ में थे मालदेव, तो मालदेव को हराए बिना जो है शेरशाह सूरी पूरे भारतवर्ष पे कब्जा नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने जो है युद्ध की ठानी, लेकिन इनको जब पता लगा कि मालदेव से बात नहीं बन रही है, उनके जो सेनापति हैं जेता और कुंपा वो इतने शक्तिशाली हैं, तो उन्होंने एक चाल चली और किसी प्रकार से फूट डलवाई कि भाई जेता और कुंपा जो है वो बिक गए हैं, या जो है वो शेरशाह सूरी की तरफ हो गए हैं। और यह खबर सुनकर मालदेव वहां से चले गए, और मालदेव नहीं जाते तो शायद वो युद्ध मारवाड़ ही उस वक्त जीता, और अलग प्रकार की जो है कहानी हो सकती थी। लेकिन जेता और कुंपा बावजूद इसके कि मालदेव ने उनका साथ छोड़ दिया है, अपनी राष्ट्र भक्ति के लिए लड़े, अपनी स्वामी भक्ति के लिए लड़े, अपने जो है वजूद के लिए लड़े, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़े। तो ये जो लड़ाई थी गिरी सुमेल की, केवल एक युद्ध नहीं था, ये युद्ध जो है और भी कई जो है मायनों में महत्वपूर्ण था। आपको पता है राजस्थान में तो इतिहास ही इसी प्रकार का है, जो नरेंद्र मिश्र जी लिखते हैं कि जब रतन सिंह जी को ले गए और जब रानी पद्मिनी ने गोरा को ये कहा कि जो है आपके जो राजा नहीं रहे, या वो उनको ले गए हैं दिल्ली के अंदर, तो उन्होंने कहा कि जब तक गोरा के धड़ पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। और अगर मस्तक कट भी गए ना तो एक वक्त तो एक पहर तो धड़ ही युद्ध करेगा। तो यानी कि इस प्रकार। और आपको पता है जो जफर मोहम्मद जो थे, जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे, तो जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने रिसीव किया था गोरा के, यानी कि उनका गर्दन काट दी, उसके बावजूद भी उसने उनका धड़ के जो है वो लड़ता रहा युद्ध के अंदर। तो इस प्रकार का हमारा इतिहास रहा है। और मालदेव के जो सेनापति हैं जेता और कुंपा, वो भी कहीं ना कहीं उसी इतिहास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप थोड़ा सा उस चीज को ध्यान दीजिएगा कि मैं जो आपको बात कर रहा हूँ कि आरएस मुख्य परीक्षा में हम कैसे लिख सकते हैं। हमें क्या पता होता है जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप से पढ़ते हैं कि 1544 में ये युद्ध हुआ, किन किन के बीच में हुआ, और इस युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ऐसा ही उन्होंने कहा था। आई होप कि आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा इतना इतिहास तो वो इसलिए कहते हैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए कि वो वास्तविकता में उनके लिए कोई ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग राज्य नहीं था शेरशाह सूरी के लिए, और वो इतना ज्यादा उनको नुकसान हुआ उस युद्ध के कारण कि वो बाल बचे हैं, ठीक है, उस युद्ध से बाल बचे हैं वो हारते हारते। तो इतना महत्वपूर्ण वो युद्ध था, और उसमें शेरशाह सूरी रिटर्न में कुछ खास जो है प्राप्त नहीं कर पाए, जितना उनको ज्यादा नुकसान हुआ। और ये सब चीजें आप मुख्य परीक्षा में डिटेल में लिख सकते थे, सिर्फ आपके पास एक चीज थी, उसको आपने इतना डिटेल में जो है बढ़ा चढ़ा दिया। तो आप कह सकते हो वो सारी चीजें जो मैंने आपके साथ में जोड़ी कि एक कोई भी एम्बिशियस शासक या जो भी महत्वाकांक्षी शासक है वो नहीं चाहेगा कि उसके पास में दूसरा महत्वाकांक्षी या शक्तिशाली शासक हो। गुजरात
के लिए वो एक महत्वपूर्ण रूट था, समुद्री रास्ते के लिए वो एक महत्वपूर्ण रूट था। इसके अलावा जो है वो एक राष्ट्रभक्ति की जो एक नई नींव रखता है आने वाली पीढ़ी के लिए, और वो ये बताता है कि कूटनीति से किस प्रकार से युद्ध जीते जाते हैं। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो उस युद्ध से निकलकर सामने आए, और उस युद्ध के बाद में ऑलमोस्ट राजस्थान में कोई बड़ा शासक नहीं रहा। उसके बाद में कोई ऐसा जो है डोमिनेटिंग शासक नहीं रहा, जैसे राणा सांगा या राणा कुंभा हुआ करते थे। महाराणा प्रताप रहे, लेकिन वो महाराणा प्रताप जो है केवल अपने देश के लिए, अपने निजी सम्मान के लिए, अपने राज्य के सम्मान के लिए लड़े, लेकिन उनका साम्राज्य इतना बड़ा नहीं रहा जितना बड़ा साम्राज्य आप मालदीव या उनसे पहले के शासकों को देखते हैं, या मेवाड़ के जिन शासकों को आप देखते हैं। तो आपका ये जो है कुछ बेसिक मैंने चीजें बताई कि आप किस प्रकार से आरपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। देन जो है करंट अफेयर्स, मैंने आपसे चर्चा की, करंट अफेयर्स आपको बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाने वाला है। तो कुछ चीजें जो हम अलग कर सकते हैं नए विद्यार्थी एज ए न्यू स्टूडेंट्स बनस्पत पुराने विद्यार्थियों के, वो ये है, एक तो हम करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करें। इसके अलावा पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको हम बार बार रिपीटेडली देखें, खुद की रिकॉर्डिंग करें, उसको बार बार सुने, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में आप एक मूमल राजस्थान पढ़ सकते हो, और मुश्किल से जो है वो 4 या 5 पेज में वो आती है, और उसको आप चाहें तो 2 घंटे में अपनी कॉपी में उतार सकते हो, और आपको पॉइंट वाइज वो बनानी चाहिए नोटबुक के रूप में। तो जैसे मान लो लास्ट टाइम भी मैं इसी प्रकार कोई योजनाओं को जो है डिस्कस कर रहा था, मैं सिर्फ उसी योजना को वापस से लेता हूँ केवल डिस्कशन के लिए। जैसे अन्नपूर्णा रसोई योजना है, ठीक है। तो ये योजना लॉन्च हुई थी 13 दिसंबर 2016 को। तो आपको नीचे लाइन लिख देनी है, फर्स्ट लाइन आपने एरो ऐसे लगाया अपनी कॉपी के अंदर, दूसरे में आपने 13 दिसंबर 2016 लिख दिया। अब इसका नया नाम है इंदिरा रसोई योजना, तो ये नया नाम आप लिख दें इंदिरा रसोई योजना, क्योंकि आपसे ये प्रश्न पूछने वाले हैं कि इंदिरा रसोई योजना का पूर्व में नाम क्या था, किस तारीख को आप ये नाम चेंज हुआ, वो ब्रैकेट में आप डाल लें। इसके अलावा इसमें जो है आप लिख सकते हो ₹5 में नाश्ता, ₹8 में खाना भोजन, ठीक है। और फिर नीचे आप लिख रहे हैं सबके लिए भोजन, सबके लिए सम्मान। सबके लिए सम्मान, ये इसकी टैगलाइन है, और टैगलाइन से संबंधित प्रश्न भी जो है आरएस मेंस में या प्री में पूछे जाते हैं। तो ये मैंने सिर्फ एक योजना के बारे में बताया, इसी प्रकार से अन्य बहुत सारी योजनाएं होंगी, तो आप इस तरीके से पॉइंट वाइज करके अपनी कॉपी में लिख सकते हो। अपनी एक खुद की सेपरेट कॉपी जरूर बनाएं करंट अफेयर्स की। देन आप जो है क्रोनोलॉजी रेफर कर सकते हो राजस्थान के संबंध में। राजस्थान सूजस पत्रिका जो आती है, सर विल यू टीच इन इंग्लिश, ओके, हर्ष नागपाल। हर्ष, मैंने ना अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही चर्चा की थी कि पहली चीज तो ये है कि ये हमारा इंग्लिश या हिंदी का टेस्ट नहीं है, ये केवल हमारा नॉलेज का टेस्ट है। तो जो सोर्स हमारे पास अवेलेबल है राजस्थान में, वो हम ज़्यादा बेहतर है कि हम उन्हीं से पढ़ें, ठीक है। मैं खुद इंग्लिश मीडियम से हूँ, तीनों बार मेरी कॉपियाँ अवेलेबल होंगी। आप सर्च करेंगे रुद्र प्रकाश शर्मा 39th रैंक, आपको वो कॉपियाँ मेरी कई साइट्स के ऊपर अपलोड की हुई मिल जाएंगी। मैंने ही शेयर की थी, कईयों ने जो है उसको अपनी साइट पर डाल रखा है, तो आप वो देख सकते हैं वहाँ से। औरों की भी कॉपियाँ आप देख सकते हो। तो मैंने इंग्लिश में वहाँ पर लिखी है अपनी कॉपी में, और एक बार अगर आप समझ लोगे थैंक्स, आई होप कि ये कॉम्प्लीमेंट ही है। तो एक बार है ना चीज़ों को आप समझ लेंगे ना, तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो। हर्ष, आई होप यू गेट इट कि है ना, अगर आप चीज़ को समझ सकते हो तो आप आसानी से लिख भी सकते हो। और राजस्थान एक्चुअली में क्या है, जो हम सोचते हैं वैसा नहीं है। राजस्थान में जिन चीज़ों को हम इंग्लिश मान के चल रहे हैं कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, हमारा पहला सवाल ये होता है कि कई बार क्या होता है, मामा जी के घोड़े आ गए, या कुछ ऐसी चीज होगी, कागजी टेराकोटा हो गया, या फिर कोई और लोकल लैंग्वेज के शब्द अगर आपके, जैसे बेसल हो गया, बेसल चित्रकला का कहाँ पर उपयोग होता है, ठीक है, या राजस्थानी चित्रकला, या राजस्थान का कोई और ऐतिहासिक प्रसंग ऐसा हो, तो उनके संबंध में आपको जब लिखना होता है तो आप वैसे के वैसे लिख सकते हो। जैसे मैंने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि कोई जब
प्रशस्ति जो होती है, शिलालेख जिसको हम कहते हैं हिंदी में, प्रशस्ति भी उसको कहते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। अगर आपको इंस्क्रिप्शन वर्ड नहीं आ रहा है दिमाग के अंदर तो आप प्रशस्ति लिख सकते हो इस तरीके से, प्रशस्ति, ठीक है। जैसे सोनिया गांधी हिंदी बोलती हैं वैसे आप इस तरीके से लिख सकते हो प्रशस्ति बोल के, और ये बिल्कुल मान्य है, आपके कोई मार्क्स इसमें नहीं बटेंगे। और कुछ शब्द आप हिंदी में लिख सकते हो इन बिटवीन, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से जो इंग्लिश वाले हैं वो हिंदी में लिख सकते हैं। सो आई होप आई मेड इट क्लियर हर्ष। तो अब जो आप कह रहे हो इंग्लिश में, सर विल यू टीच, विल यू हाउ टू टीच इन इंग्लिश, कैन टीच, विल यू, पता नहीं अभी एक HOW का क्या मतलब है, कैन, बट कैन का मतलब कैन ही होगा। सो मैं क्या इंग्लिश में पढ़ा सकता हूँ, इसका क्या मतलब है, मतलब ये मैं मेरी एबिलिटी बता रहा हूँ या मुझे इंग्लिश में पढ़ाना चाहिए, तो ये क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप शायद ये पूछ रहे होंगे कि इंग्लिश में कि किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है। देन राजस्थान सूजस पत्रिका एक आती है जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी की जाती है। उसके ऊपर बहुत सारी जो है पिछले जो है ना, एक साल को अगर छोड़ दे तो उससे पहले मैंने 2-3 साल तक काफी शेयर भी की, 2018 RS मेंस के टाइम पे, प्री के टाइम पे, और काफी नोट्स भी उसके जो है मार्केट में चले, तो वो आप रेफर कर सकते हो। खुद का बना लो तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो ऑनलाइन साइट्स पे बहुत सारे लोग पढ़ाते भी हैं। राजस्थान सूजस पत्रिका को ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हो, या आप चाहो तो डेली भी अपडेट कर सकते हो डेटास को ऑनलाइन साइट्स के ऊपर जाकर। इसके अलावा राजस्थान का जो पॉलिटिकल जो चीजें हैं, जैसे एक तो सर क्या आप फ्यूचर में क्लासेस लोगे क्या? आप क्लासेस मैं कल से ही, मैं शायद राजस्थान की कल्चर और राजस्थान की जो आर्ट्स और कल्चर है, आज राजस्थान आर्ट्स कल्चर एंड सिविलाइजेशन इंग्लिश मीडियम में, उसकी क्लास में कल से स्टार्ट करूंगा। छोटे छोटे ब्रीफ, उसके अंदर जितना मेरे पास समय है उसके अनुसार ही तो मैंने स्टार्ट करने का वापस से प्रयास किया है। और उसमें मेरा जो मेन मोटिव रहेगा वो ये है कि किस प्रकार से मैंने तैयारी की और कौन कौन से ऐसे इनपुट्स हैं जो मैं आपको दे पाऊँ ताकि आपके भी एग्जाम में वो हेल्पफुल रहे। नहीं, RS के लिए तो हर्ष अभी फाउंडेशन कोर्स तो मैं नहीं कर सकता, मेरे पास इतना समय नहीं है। लेकिन हाँ, बीच बीच में मैं गाइड करने जरूर आता रहूंगा, क्योंकि मैं देखो मैंने ना कोई RS की तैयारी नहीं की, लेकिन मुझे इतना पता है कि आज की तारीख में जैसे ऑनलाइन साइट्स जो हैं, ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही है, तो आप किसी में भी बैठ जाओ। वो एक 3 इडियट्स वाला नहीं था कि कोई सब जगह ज्ञान बट रहा है, कहीं पर भी बैठ जाओ। तो ऑनलाइन आप किसी भी, आप भी अभी भी मेरी क्लास में रैंडम ही आए होगे, तो आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा, वो अच्छा नहीं लगा होगा तो वो चले गए होंगे, तो उनको कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ, मैं दोनों में गए रामकृष्ण, नोट्स लेकिन मेरे इंग्लिश में ही होंगे, तो हिंदी में जो है मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैंने तैयारी इंग्लिश में की है राजस्थान के संबंध में स्पेसिफिकली। तो आप जहाँ पर भी अच्छे लगे आपको वहाँ पर आप देख सकते हो। हर्ष और फाउंडेशन कोर्स मैं तो स्टार्ट नहीं करने वाला कोई, लेकिन आई एम श्योर कि कोई ना कहीं किसी न किसी साइट पर वो होगा, ऑनलाइन अनअकैडमी पर भी चल रहे होंगे, तो आप उनको देख सकते हो। एक हमने पहले पूर्व में पिछले साल स्टार्ट किया था, हम तीनों ही जो है RS टॉपर्स थे, मैं, आदित्य और मनीष शर्मा, तो हम तीनों ने स्टार्ट किया था। तो कुछ पोर्शन को हमने कवर करने का प्रयास किया था, जिसमें हिस्ट्री थी, साइंस थी और ज्योग्राफी थी। तो वो कोर्स अभी भी अवेलेबल है, तो आप वो देख सकते हो। और बाकी I am studying in Chanakya Academy for RS and I am not liking it, so I want to join the foundation course. वही बात मैं कह रहा हूँ हर्ष की कि ऑनलाइन जो है ना काफी कोर्सेज अनअकैडमी पर अवेलेबल हैं। इनफैक्ट मैंने तो अपनी सारी जितनी भी राजस्थान के संबंध में फ्री में ही अवेलेबल होंगे, मेरे तो फ्री लेक्चर ही अवेलेबल है 5-5 मिनट के, हिंदी में भी है, वो इंग्लिश में भी है। और लाइव अगर आपको जुड़ना है तो वैसे भी मैं जो है कहीं बीच बीच में आता रहूंगा, आपको वैसे गाइड करता रहूंगा। बाकी आप मेरी साइट पर जाके देख सकते हो, इंग्लिश में सारा स्टडी मटेरियल मैंने वैसे ही अपलोड किया हुआ है। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एजुकेटर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं इस प्रकार के। तो मैं अब ज्यादा क्या प्रमोशन वगैरह में तो मैं बिलीव नहीं करता, बेटर है कि आप एक बार वो देख ले, अच्छा लगे तो बेटर है। आपके साथ मृत्युंजय भी थे सर? हाँ, मृत्युंजय, वो मैं उनके साथ में था, वो मेरे साथ में नहीं थे। इट वाज माय प्लेजर कि मैं मृत्युंजय के साथ में था। सो ये देखो है ना, लोकायुक्त, ह्यूमन राइट कमीशन और RPSC की जो मैंने यहाँ पर विवरण किया है वो एक्चुअली साइट्स का विवरण है। ऑनलाइन साइट्स पे आप जाएं, RPSC की साइट पर जाएं, RPSC की हिस्ट्री को आप देखें वहां पर, और वो अपनी कॉपी के अंदर लिख लें। सिर्फ एक पेज का काम है, RPSC के फंक्शंस आपको पता लग जाएंगे, RPSC में कितने मेंबर्स हैं वो पता लग जाएगा, RPSC का मुख्यालय कहाँ पर था, कब उसकी स्थापना हुई, वो आपको पता लग जाएगा। सिर्फ एक पेज का काम है, उसके बाद आपको दोबारा कभी लाइफ में नहीं जाना है उधर, ठीक है। इसी प्रकार से राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन की साइट पर जाए,
राजस्थान लोकायुक्त की साइट पर जाए, रिको की साइट पर जाए, राजसिको की साइट पर जाए, तो आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। हम बस कहते ही हैं कि हमारे को नोट्स नहीं मिल रहे, बाकी नोट्स तो इतने हैं कि आप 50-60 कट्टे भर लो, उसके बाद भी कमी पड़ जाएगी, जो है नोट्स इतना अवेलेबल है। तो देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आरएस मींस के रिगार्डिंग। सर हाउ टू गेट मूमल मैगजीन। वो मूमल मैगजीन तो अब पता नहीं मुझे कि मार्केट में कैसे मिल रही है, पहले मार्केट में अवेलेबल थी, अभी अभी मुझे इसका आइडिया नहीं है। मार्केट में होगी मूमल मैगजीन, तो करंट अफेयर्स की आती है मूमल, तो वो मिल जाती है मार्केट के अंदर। सेकेंड ईयर में हूँ तैयारी, जिससे मैं आरएस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करूँ। मैं बिल्कुल वही बात मैं कर रहा हूँ। आपका नाम एक्चुअली है ना वो उस्मान टाइप में कुछ आ रहा है, तो वो मैं एग्जैक्टली पढ़ नहीं पा रहा, या फिर मेरी इंग्लिश इतनी खराब है, मे बी आपने उस तरीके के कोड वर्ड यूज किए होंगे। सो वॉट एवर योर नेम इज, तो मैं मिस्टर एक्स आपको मैं बोल देता हूँ, ठीक है। तो आप जो है ना तैयारी उस्मान ही है, ओके दैट्स ग्रेट, फिर तो मैं सही पढ़ा मैंने आपका नाम। तो उस्मान है ना, वही बात मैं कह रहा हूँ कि ना एक एक चीज आपको और बता दूं कि है ना, एक तो आप कभी भी टाइम लिमिट डिसाइड ना करें। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि वो क्या करते हैं कि वो ये कहते हैं कि साहब जो है ना मैं इसी साल या फर्स्ट अटेम्प्ट में, या मैं जो है ना, और कईयों को बोलते हैं तेरा भाई इस बार जो है ना आरएस टॉप करेगा और तू देखेगा। अबे वो देखेगा या नहीं देखेगा, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो अपने आप सब पूरी दुनिया देख लेगी, और अगर नहीं किया तो फिर मैं गाँव चला जाऊंगा, खेती करूंगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही होगा, लेकिन टाइम लिमिट डिसाइड नहीं करें, क्योंकि एक तो आरएस जो एग्जाम है वो इतना अनसर्टेनिटी के साथ में है। मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ कि आरएस एग्जाम की रिगार्डिंग एक ही सर्टेनिटी है, वो है अनसर्टेनिटी। तो 2018 वाले में यूपीएससी में जो ज्वाइनिंग भी हो गई, उनका फील्ड पोस्टिंग भी मिल गई, और यहाँ आरएस वाले के इंटरव्यू भी कंडक्ट नहीं हुए 2018 वालों की। और यही हाल कमोबेश पिछली भर्तियों में भी है, 16, 13, 12 या उससे पहले की जो भी भर्तियां रही हैं, तो वो चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो पहली चीज तो वो हो गई। तो बेटर है कि आपका जो लक्ष्य है वो इस तरीके का हो जहां पर ज्यादा विजिबल है, उसको अचीव करना ज्यादा आसान है। जैसे अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, तो ज्यादा बेहतर है उसके साथ में आरपीएससी की तैयारी करें, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यूपीएससी आपका फर्स्ट जो है चॉइस होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप केवल आरएस की तैयारी कर रहे हो तो आरएस तक सीमित ना रहो, इसके अलावा आप कोशिश करें, अगर आपने बीएड की हुई है तो आप जो है टीचर की भी एग्जाम देते रहें। हाँ, ये एक अलग इशू है, आप फाइनेंशियली आपके पास अच्छा जो है बैकअप है, उद्योगपति है। ओके दैट्स ग्रेट उस्मान, सो नाइस ऑफ यू कि आपने इंटरव्यू मेरा देखा। लेकिन मैं वही बात अभी भी दोहराऊंगा कि है ना, आप समय सीमा को निश्चित ना करें, आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही होगा, और जितना कम प्रेशर आप अपने ऊपर डालेंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। समय सीमा ना करें निर्धारित, चीजों को आप याद कर सकते हो बशर्ते आप उनको रिपीट करो, ठीक है। और दूसरे टारगेट भी साथ में रखें, दूसरे एग्जाम को भी साथ में रखें। मैं खुद भी क्योंकि इसी तरीके से आगे बढ़ा हूँ, तो मेरा पहला तो यही था कि भाई किसी प्रकार से गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो मैंने दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल स्टार्ट किया था अपनी लाइफ। देन उसके बाद मुझे लगा कि वहाँ से बेहतर क्या है, तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क सेलेक्ट हुआ। वहाँ से फिर मैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहा, देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर, और उसके बाद एसएससी के थ्रू इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर, और देन मैंने आरएएस और आईएएस की तैयारी शुरू की। मैंने उस्मान बताया आपको कि ना देखो ऐसा होता है कि ना कई बार क्या होता है कि मतलब मैं तो चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो, लेकिन नहीं वाला जो हो जाता है ना कि अगर नहीं हुआ तो फिर क्या, फिर आपके क्या है कि वो एग्जाम 3 साल तो वो एग्जाम की प्रक्रिया में लग जाते हैं आरएएस की, तो 3 साल तो आपके हो गए, फिर अगले 3 साल की फिर तैयारी करोगे, यानी कि एक बार आपने एक अटेम्प्ट आपका निष्फल हो गया तो आपके 6 साल खराब होंगे, या 5 साल तो आप मान के चले, 2 भर्तियां 5 साल से पहले पूरी नहीं होती आरएएस की। तो अगर आपके पास दूसरे टारगेट हो ना, जैसे अगर आपके पास यूपीएससी आपने टारगेट किया हुआ है, तो यूपीएससी अगर आप कर रहे हो ना उसके साथ में आरएस देते रहो। जैसे आरएस की जब मेंस एग्जाम हो तो 6 महीने तो पढ़ना है, केवल राजस्थान ही तो एक्स्ट्रा पढ़ना है हमें, और कुछ और चीजें हैं जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, जो अभी आप अभी से कर सकते हो, सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट कर सकते हो, और आप आरएस के जब एग्जाम दोगे तब तक तो आप पारंगत हो जाओगे, ठीक है। तो वो चीज आप कर सकते हो। इसके अलावा आपको मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने अपना जीवन तबाह कर लिया, या मैंने ये चीज मैं नहीं करता तो ये हो जाता वो हो जाता। आरएस में कोई सर्टेनिटी नहीं है, आरएस को केवल आरएस को टारगेट करना सही नहीं है। केवल यूपीएससी अगर आपका टारगेट होता है ना तब तो मैं एग्री करता, यूपीएससी टारगेट कर लो और आरएस साथ में रख लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। यूपीएससी के साथ में आरएस की तैयारी हो सकती है, और ऑलमोस्ट चीजें सेम ही हैं,
बल्कि यूपीएससी में आपको थोड़ा ज्यादा ही पढ़ना पड़ता है। तो आरएस जब आप दोगे तो आपको थोड़ा सा सिंपल लगेगा उसके कंपैरिजन में। आरएस में क्या होता है कि आपको टॉपिक वाइज तैयारी करनी पड़ती है, यूपीएससी में आपको डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल एबिलिटी और सब चीजें मैटर कर जाती है। आरपीएससी में वैसा नहीं होता। आरपीएससी में टॉपिक वाइज अगर आप कवर करके जा रहे हो और आपकी थोड़ी सी जो स्पीड अच्छी है और आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो आपकी सिलेक्शन के अच्छे चांसेस हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ अब आरएस मुख्य परीक्षा की कैसे तैयारी करें। और ये जो आरएस मुख्य परीक्षा की तैयारी है वो आरएस प्री परीक्षा के साथ ही आपको शुरू कर देनी है, अभी से शुरू कर देनी है। उस्मान जैसे जो साथी है जो अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं उनको मैं एक सजेशन जरूर देना चाहूंगा। मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ लेकिन उसके बावजूद भी मेरे 46 मार्क्स थे और ये मैं कोई गप नहीं मार रहा, मेरी कॉपी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, आप देख सकते हो 46। वैसे भी कोई स्थान है नहीं यहाँ पर झूठ के लिए। तो ऑनलाइन स्टडी में पता है, ऑनलाइन स्टडी में जो मुझे अच्छा लगता है वो ये है कि आप है ना झूठ नहीं परोस सकते। आपके पास में मोबाइल है, नेट है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। तो आप मैं अगर बोलता कि 39वीं रैंक हूँ और ऑफलाइन में आके मैं बोलता, ऑफलाइन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरव्यू जो आपकी मॉक इंटरव्यूज लेंगे, जो आपकी क्लास ले रहे होंगे और वो कहते होंगे कि मैं आरएस हूँ फलाना हूँ। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मेरे पास थे, लेकिन मेरे वाले केस में आपको वो क्रेडिबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, सारी चीजें अवेलेबल है। 2 मिनट ही लगेगी आपको, साथ ही साथ में दूसरे मोबाइल से दूसरे लैपटॉप पे आपने टाइप किया और मेरे बारे में सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। तो राजस्थान जो हिंदी ग्रामर वाला पोर्शन है 15 मार्क्स की ग्रामर आती है, उसमें से 46 मार्क्स है मेरे हिंदी ग्रामर के अंदर। और ये सब चीजें करने के लिए मुझे 2-3 साल की मेहनत लगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको भी 2-3 साल लगे, लेकिन हाँ साल भर तो आपको चाहिए। अगर आपको अच्छे से पकड़ करनी है हिंदी के ऊपर तो साल भर चाहिए। अगर आप ज्यादा समय दे सकते हो तो 6 से 9 महीने में भी आप वो चीज हासिल कर सकते हो। लेकिन केवल एग्जाम में आप सोचें कि मैं तैयारी कर लूंगा तो वो संभव नहीं है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। जो आरएस मेंस अभी क्वालिफाई नहीं कर पाए जो साथी, जब उनके मार्क्स आएंगे तब वो समझ पाएंगे कि उन्होंने क्या गड़बड़ की थी। तो आई होप कि आप जो साथी अभी 11th 12th या ग्रेजुएशन में जो भी अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो केवल और केवल हिंदी और इंग्लिश को पढ़ लें तो पर्याप्त है। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो इंग्लिश पढ़ लें, अदरवाइज इंग्लिश को भी रहने दें। और जिनकी इंग्लिश कमजोर है वो तो जरूर पढ़ें, न्यूज़पेपर वो पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे ये इंप्रूवमेंट होगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। तो आप जो है धीरे धीरे पढ़ें, सब चीजें आपको जो है याद हो जाएंगी। अब हिंदी जो है ऐसी चीज है जिसमें आपको वर्कआउट करना है। एक कॉपी बनाकर रखें, मैंने अभी तक वो कॉपी रखी हुई है अपने पास में। मैं डेली क्या करता था, मैं क्योंकि वर्किंग में था तो मैं जब शाम को आता था तो मैंने ये डिसाइड किया हुआ था कि मैं 2 घंटे जो है हिंदी में दूंगा और आधा घंटा 1.5 घंटा मैं हिंदी और आधा घंटा में इंग्लिश के जो है वो इडियम्स फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो सब चीजें पढ़ता था। तो हिंदी में मैंने ये डिसाइड किया हुआ था कि मैं 5-5 चीजें 5-5 शब्द ही लिखूंगा, ज्यादा नहीं, पर डे 5 वर्ड। ठीक है, आप सोचो कि महीने में आप 150 वर्ड याद कर लोगे। 150 आपकी प्रशासनिक शब्दावलियां, 150 पर्यायवाची, 150 शब्दयुग, 150 मुहावरे लोकोक्तियां और वन वर्ड सब जो आपका एक वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होता है, तो 50 आप तैयार कर लोगे। या संधि विच्छेद हुए तो जो एक्सेप्शनल संधि विच्छेद होते थे उनको मैं अलग से लिख लेता था, क्योंकि चीजें वैसी की वैसी हैं, वही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं तो उनको आप समानार्थक शब्द हैं वो, तो मैंने वो 5-5 का जो है लक्ष्य निर्धारित किया हुआ था। मैं करता ये था कि 5 जैसे आज लिखे इस पेज के ऊपर, जब मैं कल लिखूंगा 5 को तो उन पहले उन 5 ऊपर 5 थे मेरे पिछले दिन वाले उनको बोलूंगा, फिर आज वाले 5 को लिखूंगा। फिर जब तीसरा दिन हो जाएगा तो पहले वाले दिन के दोनों 10 बोलूंगा और आज के लिखूंगा। तो आप समझे कि जब मैं 30वीं तारीख को होता था तो ऊपर वाला जो फर्स्ट नंबर का था वो मैं 30 बार तो एटलीस्ट बोल ही चुका हूँ। और जितनी बार आप रिपीट करेंगे, जितनी बार आप बोलेंगे, उतना ज्यादा याद होंगे। और आप है ना, एक तो है ना कर्मवादी बने, भाग्य के ऊपर सहारा न ले। भाग्य का सहारा अक्सर कायर प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। जो पुरुषार्थ करते हैं ना, ये जो वीर होते हैं वो केवल जो है कर्म की बात करते हैं, और कर्म की बात मैं कर रहा हूँ। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम है, वह भुजबल है। आप अपने केवल श्रम से और भुजबल से ही चीजों को हासिल कर सकते हो। आप ये सोचो कि मैं जो है 5 पढ़ जाऊं उनमें से, मैं इसलिए ये फल की बात कर रहा हूँ कि आप सोचें कि मैं 5 पढ़ रहा हूँ, उन 5 के अंदर में से 2 आ जाए, ऐसा नहीं होता है। आप जब 5000 पढ़ते हो तो उसमें से हो सकता है 2 आए। तो ये चीजें ऐसी हैं जिनको आप रिपीटेडली याद कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में आप ऐसे करें, डेली। आपको अभी लगता होगा यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब आप वास्तविकता में जब नजदीक पहुंचेंगे, मैंने 4 बार आरएस दिए हैं तो मुझे ज्यादा बेहतर तरीके से पता है कि क्या चीजें किस तरीके से हमें तैयार करनी है। हिंदी ऐसी चीज है जिसके ऊपर आप आराम से वर्कआउट कर सकते हो।
और इसके अलावा शुरू में मुझे जो दिक्कत होती थी एज ए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट खासकर, और हिंदी वालों की भी वही समस्या है, उसमें इंग्लिश का भी कोई लेना देना नहीं है, हमें वर्तनी की अशुद्धि हम बहुत ज्यादा करते हैं, तो हमें रियलिटी में ये पता नहीं होता कि जो हेतु शब्द है, हेतु शब्द वो यो हेतु होता है या ये छोटे वाला हेतु होता है। ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि सही ये है, ये गलत है। और ये इसका इसी प्रकार से जैसे कुछ शब्द जो है आम बोलचाल में उपरोक्त लिखे जाते हैं, वैसे तो करिए बाद में आप ध्यान रखो लोगे कि यण संधि होती है इसमें, ये उपयुक्त है। हाँ अच्छा, ये तो देखो है ना, इसके ऊपर तो मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा कि आपको कुछ परचेज करना है या नहीं करना है, लेकिन हाँ इस स्टेज पे आप ऑनलाइन आप देख सकते हो सोर्सेज, और वो सस्ता पड़ता है 5-7 हज़ार, मुझे नहीं पता क्या उसकी फीस, 5-7 हज़ार रुपए पड़ता है उस्मान, आप उसको ले सकते हो, उसमें कोई वो हर्ज नहीं है। और इससे एक फायदा है ना, आप अगर जैसे इनिशियल स्टेज में हो ना, तो ऑनलाइन क्लासेस तो आपकी रिकॉर्डेड भी हो जाती है, आप उनको बाद में भी देख सकते हो, रास्ते में भी देख सकते हो, सो उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन खरीदने में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं करता, तो आप एक बार लेकर देख लें, और बेसिक चीज़ें उसमें आपको पता लग जाएंगी, आप कंपेयर भी कर सकते हो, अनअकैडमी पे बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। सो आई वुड सजेस्ट यस, बट दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो उस्मान मैं तो हाँ बोलूँगा कि आप ले सकते हो। और सर एनसीईआरटी अच्छा है, एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करना चाहिए, मैं वही उसी के ऊपर आ रहा था, खासकर करंट के ये इंडियन जीके के संबंध में। देखो है ना, हम जब 6th से स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए बड़ा आसान सा होता है। जब मैंने स्टार्ट किया ना वापस से, जब मैं 6th क्लास में था ना, तो मुझे बड़ी टफ लगती थी वो किताब, अब मैं पढ़ता हूँ तो बड़ी आसान लगती है। तो आप 6th से स्टार्ट करें, 6th क्लास की किताबों को आप सारे विषय की पढ़ डालोगे 2-3 दिन में, तो फिर 6th के बाद में आप 7th में आ जाओ, फिर 8th में, फिर 9th में, और 10th तक की किताबों को आप पढ़ लें। 6th से 10th तक की जो एनसीईआरटी किताबें हैं वो अच्छे से पढ़ लें। ओल्ड एनसीईआरटी मिले तो बहुत ज्यादा बेहतर है, और नहीं भी मिलती तो कोई खास इशू नहीं है। खासकर जैसे जो मैंने यहाँ विपिन चंद्रा लिखी है, पहले जो ओल्ड एनसीईआरटी आती थी मॉडर्न हिस्ट्री, जो जब हम राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो विपिन चंद्रा में पहले वो विपिन चंद्रा जो है वो एनसीईआरटी में ही चलती थी। अभी विपिन चंद्रा की अलग से पुस्तक आती है मॉडर्न हिस्ट्री की, तो आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा, लेकिन ज्यादा बेहतर है आप स्पेक्ट्रम से पढ़ें। स्पेक्ट्रम में क्या कंसाइज रूप में बहुत सारी चीजें दी हुई है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए या आधुनिक इतिहास के लिए आप स्पेक्ट्रम को रेफर करें, एनसीईआरटी आप पढ़ें। इसके अलावा लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी है, उस पॉलिटी की और ज्यादा बुक लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, लक्ष्मीकांत पर्याप्त है, मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा ल्यूसेंट की जो है जीके जरूर पढ़े, ऑब्जेक्टिव टाइप आती है, एक है ना डिस्क्रिप्टिव भी आती है साइंस के संबंध में स्पेशली, तो साइंस वाली जो है आप डिस्क्रिप्टिव ले लें, और वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप जो ल्यूसेंट की है वो बहुत हेल्पफुल है। इनफैक्ट आईएएस प्री में भी जैसे एक प्रश्न आया था कि गंगा का ऋग्वेद में कितनी बार वर्णन है, ये आईएएस के अंदर आया हुआ है, एग्जाम आईएएस एग्जाम में आया हुआ है, और ये ल्यूसेंट में आप देखोगे ना तो शुरू में दिया हुआ है कि 2 बार जो है गंगा का जो है मेंशन उसमें की गई है। तो तथ्यात्मक जो प्रश्न आते हैं प्री के लिए खासकर, वो आपके ल्यूसेंट से काफी तैयार हो जाएंगे। इनफैक्ट मेंस में भी काफी कुछ चीजें हैं, अगर मॉडर्न हिस्ट्री आप देखें ल्यूसेंट की तो मुझे ज्यादा बेहतर लगती है बनस्पत, आप कहीं और से या पढ़े। आरएएस के लिए मैं बोल रहा हूँ, यूपीएससी के लिए नहीं, यूपीएससी में आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। आरएएस में जो सिलेबस है वो काफी लिमिटेड सा है, तो वो आपका कवर हो जाता है ल्यूसेंट से। करने के बाद एनसीईआरटी पढ़े या ओनली कोर्स क्लासेस पे फोकस करें। एनसीईआरटी तो साथ में पढ़ सकते हो उस्मान, कहीं कोई इशू नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, और एनसीईआरटी में ज्यादा समय नहीं लगेगा, केवल पढ़ो आप, है ना, एक तो याद नहीं करना है, कि याद करने से क्या ओवरलोड होता है, आप केवल पढ़ लो तो आपको एक ब्रीफ आइडिया सा हो जाएगा, एक आपकी रूपरेखा दिमाग में हो जाता है ना, ड्राफ्ट आपके क्रिएट हो जाता है, तो फिर चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आती है। मैं बार बार यही बात रिपीट करता हूँ अपने साथियों के साथ में कि आपको ना कहीं पर भी चीजें रटनी नहीं है, जबरदस्ती याद करने का प्रयास नहीं करना है, ओवरलोड अपने आप को नहीं करना है, ठीक है। आप केवल एक बार देख लें उनको, अच्छे से खुद ही समझ लें, और आप है ना उस उद्देश्य से पढ़ते हो ना, तो फिर आपको चीजें समझ में भी आती हैं। जब आप याद करने के उद्देश्य से जाते हो ना, तो रियलिटी में याद नहीं होता। खासकर जैसे पॉलिटी है ना, अगर आप ये सोचो ना साहब मैं रटी डालू कि कितने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे और ये वो, और एक चीज और, पॉलिटी जब आप पढ़े ना, तो जैसे आपको पता होगा कि जिनके घर मंदिरों के पास में होते हैं उनको सबको हनुमान चालीसा आती है। वो इसका रीजन ये नहीं है कि वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसका रीजन ये है कि उनके वहां हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है मंदिर के अंदर, तो कहीं ना कहीं दिमाग में अपने आप ही आ जाती है, ठीक है। तो आप
जो पंडित होते हैं या जो पुजारी होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रज्ञामती नहीं होते या बुद्धिमान नहीं होते कि उनको सुंदरकांड जैसे बहुत बड़ा होता है सुंदरकांड, तो वो रटा उनको एक्चुअली शब्द से आता है। उसका रीजन ये है कि बचपन से उन्होंने वही बोला है। मेरे लिए जो मेरा सुंदरकांड है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, और मैं कॉन्स्टिट्यूशन को बोलता हूँ। तो मैं अभी जैसे छोटा सा मैं बताता हूँ कि जैसे प्रियम्बल जो है वो मैं डेली, अब भी कभी कभी जब मेरे को टाइम मिलता है तो मैं बोल लेता हूँ, लेकिन जब मैं तैयारी करता था तो डेली मैंने ये रूटीन बनाया हुआ था कि सुबह एक बार प्रियम्बल को बोलना है, तो वो फिर रट जाता था। और उसके बाद उनके शब्दों का इस्तेमाल मैं आरएस मुख्य परीक्षा में भी करता था, यूपीएससी में भी करता था, और अन्य जो एग्जाम मैंने दी उसमें भी करता था। जैसे जो प्रियम्बल है हमारा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual, unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. अब ये जो Constitution है ये आप याद करके रखें। इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, आप कहेंगे साहब आप में ऐसा क्या है, तो आप कहेंगे साहब मैंने हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है वो आत्मसात किया हुआ है, और आपसे पूछ सकते हैं आत्मसात किया हुआ है तो आप बोल के बताएं। इसी प्रकार से मुझे फंडामेंटल ड्यूटीज भी याद है, तो मैं बोल के आपको ज्यादा अपने बारे में जो है डींगे हाँकने से बेहतर है कि मैं बस आपको बताता रहूं कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ें, फंडामेंटल राइट्स को पढ़ें, आपके प्रियम्बल को पढ़ें अच्छे से, रोज एक बार देखें इनको। ये आपके केवल पॉलिटी के काम नहीं आने वाले, ये आपकी क्वालिटी के काम आने वाले हैं। आपकी भाषा को ये सुदृढ़ करेंगे, आपको एज ए ह्यूमन बीइंग ज्यादा नॉलेजेबल बनाएंगे। आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जब आपको पता होती है ना, तो किसी दूसरे व्यक्ति से जब आप डिस्कस करते हो ना तो आपकी बातों में वैल्यू आती है। सो आई होप कि आप इन सब चीजों को फॉलो करेंगे। आपको 50 किताबें लेने की आवश्यकता नहीं है, जितनी किताबें मैंने बताई है ये मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा जैसे अभी मैंने चर्चा की उस्मान के साथ में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें कक्षा 6 से 8 10 तक की। इंडियन कल्चर के लिए आप नितिन संघानिया सर के नोट पढ़ सकते हैं, वो आईएएस हैं तो उनके नोट सब रेफर करते हैं, आप वो पढ़ें। इसके अलावा आप जो है 11th 12th की जो है नोट खासकर कल्चर के संबंध में 11th 12th में जो हिस्ट्री की किताबें चलती हैं वो पढ़ सकते हो। इग्नू के नोट्स आप पढ़ सकते हो, इग्नू वाले में काफी चीजें बताई हुई है। इसके अलावा साइंस एंड टेक को जो है आप स्पेक्ट्रम से कवर कर सकते हो। और साइंस देखो, साइंस एंड टेक हो, एनवायरमेंट हो या इकोनॉमिक्स हो, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो करंट से ज्यादा लिंक्ड होते हैं। ज्यादातर प्रश्न जो है करंट से पूछे जाते हैं, नई जो कोई भी खोज हुई हो या किसी को नोबेल प्राइज मिला हो या साइंस एंड टेक में कोई बदलाव हुए हो, तो वो सब जो प्रश्न है वो करंट से जुड़े हुए होते हैं। तो इसके लिए आप विजन आईएएस के जो करंट अफेयर्स के नोट्स हैं या अनअकैडमी पर जो भी क्लासेस हैं आप उनको रेफर कर सकते हो। सिमिलरली ज्योग्राफी जब आपको पढ़ना हो तो आप क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी से स्टार्ट करें। वैसे एनसीईआरटी सफिशिएंट है ज्योग्राफी के लिए। इसके अलावा अगर आप पुस्तक जैसे हिंदी मीडियम से हैं तो बर्नवाल की किताब आप ले सकते हो, और इंग्लिश में सविंदर सिंह की किताब या फिर भुलर की भी आती है, और भी बहुत सारी किताबें आती है, लेकिन जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो किताब लें। कोई ऐसी कोई थ्योरी नहीं है कि आप यही स्पेसिफिक किताब लें, किताब जो भी लें उसको रेगुलरली पढ़ें। इसके अलावा जेसी लियोन की किताब आती है तो ये आप ले, और इसमें एनवायरनमेंट से संबंधित भी आपकी चीजें जो है काफी साफ हो जाएंगी। एक एटलस अपने पास में रखें और ड्राफ्ट मैप आप जरूर रखें, जैसे जो मैंने राजस्थान के संबंध में बात की थी, सिमिलरली इंडियन जो है सिनेरियो में भी बिल्कुल फिट बैठती है। ओरिएंटल्स की प्रेफरेबली, अदरवाइज आप ऑक्सफोर्ड की भी ले सकते हो एटलस। इसके अलावा अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक्स को आप जो है क्लास 11th में जो है इंडियन इकोनॉमी करके एक पुस्तक चलती है एनसीईआरटी में, वो आप पढ़ें, बहुत अच्छी जो है किताब है, आपको एक बेसिक जो है नॉलेज वो देगी। इसके अलावा हिंदी मीडियम वाले बर्नवाल को पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रमेश सिंह जो है काफी अच्छी किताब है, हिंदी में भी आती है रमेश सिंह, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। एक दत्ता एम सुंदरम भी आती है, वो जैसे जो आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको वो किताब ज्यादातर रेफर करते हैं, दत्ता एम सुंदरम। अगर आप पढ़ सकते हो देन गुड, अदरवाइज वो क्या बहुत ज्यादा मोटी किताब है तो इसलिए मैंने वो यहाँ पर नहीं लिखी है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का एक एक्स्ट्रा इशू भी आता है प्रतियोगिता दर्पण का इकोनॉमिक्स के संबंध में, वो आप ले सकते हो। विजन आईएएस के करंट्स के नोट्स इकोनॉमिक्स में काफी अच्छे हैं। इसके अलावा इनसाइट आईएएस की साइट्स पर अगर आप जाएंगे उस्मान, ये साइट्स आप रेफर करके रखें, विजन आईएएस और इनसाइट आईएएस, ठीक है, इन दोनों को आप फ्रीक्वेंटली देखते रहें। इनसाइट आईएएस पे एक्चुअली क्या है, जो प्रसार भारती पे जो शाम को न्यूज आती है या फिर जो राज्यसभा लोकसभा टीवी पे जो न्यूज आती है ना, उनको भी वो जो है समराइज करके डालते हैं डेली, और वहां पर वो जो है उनका ऑडियो भी आपको उपलब्ध हो जाएगा, अगर आप वो सुनना चाहें तो वो भी सुन सकते हैं। बहुत ही मतलब इतने जबरदस्त लोगों को बुलाया जाता है, खासकर अगर आप लोकसभा टीवी या राज्यसभा टीवी देखते हो ना,
तो फिर आपको कोई और चैनल देखने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं तो वही रेफर करूंगा, अगर आप शाम को 8:30 से वो अगर कोई टीवी देखना पसंद करो ना, तो राज्यसभा टीवी देखो। जो एक्सपर्ट वो बुलाते हैं ना, वो मतलब कहीं और आपको नहीं मिलेंगे, मतलब इतने जबरदस्त होते हैं, अपने फील्ड के मास्टर होते हैं वो। राज्य आप देखो कि वहाँ पूर्व लोकसभा जो है स्पीकर वो बोल रहे होते हैं, या फिर जो चेयरमैन है नीति आयोग के वो बोल रहे होते हैं, या कोई जो एक्सपर्ट है अपने अपने क्षेत्र के वो उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो उनकी बातों में एक अलग सी वैल्यूज भी होती है और दम भी होता है। देन है एनवायरमेंट के संबंध में, एनवायरमेंट में शंकर आईएएस के नोट सब लोग रेफर करते हैं, काफी अच्छे हैं। और इंडियन करंट अफेयर्स में जो विजन के मैंने लिखा हुआ है, विजन की साइट पर आप जा सकते हो, अनअकैडमी की साइट पर बहुत सारे एनवायरमेंट के इनफैक्ट जो है ना, रोमन सर के जो नोट्स हैं एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक के, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, मैंने खुद भी वही पढ़े थे, तो वो आप देख सकते हो। देन ऑनलाइन साइट्स में जैसे अनअकैडमी, ऑब्वियसली आप इसको रेफर अभी भी करते हो तो बहुत ही अच्छा है। अनअकैडमी पर जो भी नोट्स अवेलेबल हैं या जो भी क्लासेस अवेलेबल हैं उनको आप देख सकते हो। फ्री क्लासेस में तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। इसके अलावा विजन आईएएस आप रेफर कर सकते हो, क्लियर आईएएस साइट है वो बहुत अच्छी है, इनसाइट आईएएस इनको आप लिख सकते हो, अपनी कॉपी में लिख लें और इनको फ्रीक्वेंटली इनको विजिट करें। आपको कहीं न्यूज़पेपर देखने की जरूरत नहीं है। जो न्यूज़पेपर देख रहा है वो अपना समय व्यतीत जो है बिना काम में ही खराब कर रहा है। तो आप अभी वो जमाना नहीं रहा कि आप द हिंदू पढ़ें या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें और उससे अपना ओपिनियन बनाएं। बेटर है इन साइट्स पर जाए, इन साइट्स पे तो क्रक्स ही दिया हुआ है। अनअकैडमी पर तो लोग जो है वो द हिंदू का पूरा 15 मिनट में ही आपको समझा देते हैं कि क्या उसमें लिखा हुआ है। तो आपको 3-3, 4-4 घंटे ना तो उसके नोट्स बनाने की जरूरत है, ना उसको पढ़ने की जरूरत है, ना तो हमारे पास इतना समय है और ना हम दे सकते हैं। आप इन साइट्स पे जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा यार मेरे पास कितना कम समय है। इसके अलावा जो है आप कुरुक्षेत्र की ऑनलाइन साइट्स पर जा सकते हो, वहां से भी जो है वो मैगजीन आती है। तो ये जो है ऑनलाइन साइट्स का जितना हो सके उतना ज्यादा इस्तेमाल करें। सो फ्रेंड्स, ये तो जो है कुछ तैयारी के तरीके थे और कुछ बुक्स थी जिनको हमने रेफर किया। इसके अतिरिक्त आपके कोई सवाल हो तो मोस्ट वेलकम है। बाकी मैंने जो है अपनी तरफ से जो मैंने तैयारी की जिस तरीके से वो मैंने आपको बता दी, ज्यादा किताबें मैंने नहीं बताई है। और एक और बात मैं बता दूं आरएएस मेंस के संबंध में कि हिंदी और इंग्लिश का पेपर आपका सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। इंडियन करंट जीके का जो पोर्शन है वो सेम रहेगा, लेकिन 25% जो पोर्शन है आरएएस मुख्य परीक्षा में जो है वो हर बार चेंज होता है। 2012 से 2013 में हुआ, 13 से 16 में हुआ, 16 से 18 में हुआ और 18 से अब होगा। मान लो आप 13 का पेपर लेकर मैथ्स की तैयारी करते और आपने कोरिलेशन, रिग्रेशन, स्टैटिस्टिक्स पढ़ ली होती तो वो 16 में काम नहीं आती। 16 में आपने मैथ्स पढ़ी है तो 18 में बिल्कुल काम नहीं आई होगी। तो 18 में आप कोई टॉपिक पढ़ लोगे तो हो सकता है वो 2021 या 22 में काम नहीं आए। तो आप जब तक वो सिलेबस पूरा नहीं आ जाता मुख्य परीक्षा का, जो 25% है, केवल 25%, बाकी चीजें तो सेम है, राजस्थान सेम है, करंट चीजें सेम है, इंडियन जो है पॉलिटी सेम है, मॉडर्न हिस्ट्री सेम है, कल्चर सेम है, और इसके अलावा हिंदी इंग्लिश रहनी है हमेशा, वो कभी नहीं हटने वाली। तो जो 25% है उसके लिए बढ़िया और पर्याप्त समय हमें मिलेगा, क्योंकि राजस्थान जो है कई चरणों में राजस्थान का एग्जाम होता है। तो प्री के बाद भी आपको बहुत सारा समय मिलने वाला है। तो फिलहाल आप प्री की तैयारी करें। इसके अलावा मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी और इंग्लिश के ऊपर आप थोड़ा सा फोकस रखें। इंडियन का जो स्टैटिक जीके है उसको अच्छे से पढ़े, राजस्थान को अच्छे से पढ़े, और जब आपका जब सिलेबस जारी हो जाए या नोटिफिकेशन आ जाए तो उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बाकी बचे हुए पोर्शन है उनको टॉपिक वाइज सर्च करें और उनको खुद की एक नोटबुक बनाकर उनको तैयार कर लें। सो फ्रेंड्स, आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं, समय की हमारे पास जो है अभाव है, और मैं प्रयास करूंगा कि आरएएस की तैयारी, क्योंकि मैं उसके ऊपर आरएएस के इंटरव्यू के ऊपर मैं चर्चा कर रहा था, तो कल परसों जब भी मेरे पास समय होगा तो मैं उसके ऊपर अलग से फिर से बात करूंगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली, और आप सभी लोगों ने धैर्यपूर्वक मुझे सुना और मुझे बर्दाश्त किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स एंड गुड नाइट।